हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 14 है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इस पे 3 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ लंग्स। उसके पहले के सारे टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया है, तो जाकर वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द लंग्स। ठीक है, ईच लंग्स इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। हर एक लंग्स जो है वो कवर है 2 मेम्ब्रेन्स से। ठीक है, द इनर विसरल प्लूरा एंड आउटर पेरेंटल प्लूरा with a watery fluid pleural fluid in the pleural cavity found between the 2 membranes। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मेम्ब्रेन्स है, 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड बोल रहे हैं। वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो प्लूरल कैविटी में लोकेटेड है। ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग लंग्स। ये जो वाटरी फ्लूइड है वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से जो हमारी लंग्स है वो फ्रीली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है। द लंग्स एक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। हमारी जो लंग्स है वो एक्यूपाई कर रही है काफ़ी बड़ा हिस्सा किसका, चेस्ट कैविटी का। ठीक है, थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द इनर सरफेस ऑफ द थोरेसिक वाल। जो थोरेसिक वाल है उसके जो इनर सरफेस है उससे काफ़ी क्लोज्ड लोकेटेड होता है हमारा लंग्स। एंड देयर लोअर बेस क्लोजली रेस्ट ऑन द डायफ्राम। जो लोअर बेस होता है लंग्स का वो क्लोजली रेस्ट होता है किस पर, डायफ्राम पे। ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। इसको पढ़ने से पहले जरा फिगर को हम देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है और किस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है लंग्स में। ठीक है, हार्ट से लंग्स की ओर कैसे वो फ्लो कर रहा है, फिर उसके बाद रिटर्न बैक कैसे आ रहा है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर फिगर के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, तो सी यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हार्ट पोर्शन है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हमारी क्या है, ये हमारा राइट ऑरिकल्स है और ये हमारी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट ऑरिकल्स है, ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट ऑरिकल्स जो है पंप कर रहा है ऑल द डीऑक्सीडेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है जो कहाँ से रिसीव हुआ है, तो हमारे बॉडी के द्वारा रिसीव किया गया है, उसको पंप किया जा रहा है कहाँ पर, तो राइट वेंट्रिकल में। मतलब उसको राइट वेंट्रिकल में लेकर लाया जा रहा है। सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में लेकर लाया जा रहा है पंप के द्वारा। ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से वो क्या हो रहा है, ये पंप हो रहा है इनटू द लंग्स। इसको लंग्स में पंप किया जा रहा है किसके हेल्प से, तो पल्मरी आर्टरीज। ये क्या हमारी है, तो ये हमारी पल्मरी आर्टरीज है। सी यहाँ से क्या हो रही है, वो पल्मरी आर्टरीज में एंटर कर रही है हमारी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद हमारी जो पल्मरी जो हमारी आर्टरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक जा रही है हमारी राइट लंग्स में और दूसरी कहाँ जा रही है, लेफ्ट लंग्स में। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, रीडिवाइड हो रही है। सेवरल टाइम वो रीडिवाइड हो रही है। सी यहाँ से फिर ये डिवाइड हुई, फिर यहाँ डिवाइड हुई, इस तरीके से सेवरल टाइम से ये रीडिवाइड हो रही है इनटू 2 मतलब 2 ब्रांचेस। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है कि वो फॉर्म कर रही है क्या, कैपिलरीज को। क्या फॉर्म कर रही है, कैपिलरीज को। अब इसको समझने के लिए थोड़ा नीचे वाले फिगर को देखते हैं, जिसको हमने जूम इन करके फिगर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारी कौन सी पार्ट है, तो ये हमारे पल्मरी आर्टरीज है। पल्मरी आर्टरी कंटिन्यूअसली रीडिवाइड होती चली जा रही है। उसके बाद ये पतले वेन्स में कन्वर्ट हो जा रही है, जो हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरीज कह रहे हैं। ठीक है, कैपिलरीज देख पा रहे हो कि एयर से एक मतलब चारों तरफ जो हमारी एल्वियोली है उसके चारों तरफ बिल्कुल सराउंडेड है, चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारी एल्वियोली के चारों तरफ प्रेजेंट है क्या, कैपिलरीज। ठीक है, अब नाउ कैपिलरीज से क्या हो रहा है, अगेन आपकी राइज हो रही है, क्या हो रही है, वेन जो हो रही है अराइज हो रहा है फ्रॉम दिस कैपिलरी। इस कैपिलरीज से आपकी वेन जो है वो अराइज हो रही है। और फिर उसके बाद ये देख पा रहे हो वेन अराइज हो चुका है। अराइज होने के बाद ये ज्वाइंट फिर अगेन रिज्वाइन हो रही है और फॉर्म कर रही है क्या, तो एक पल्मरी वेन को फॉर्म कर रही है। यहाँ पर हर एक लंग्स, 2 लंग्स हमारे हैं, ईच लंग्स फॉर्मेड 2 पल्मरी वेन्स, मतलब 2 मेन पल्मरी वेन्स फॉर्म करता हर एक लंग्स। ठीक है,
ओके उसके बाद हमारी जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड हो चुकी है, वो प्योर ब्लड जो है वो कहाँ जा रही है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जा रही है, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है वहाँ पर एंटर कर रही है। ठीक है, तो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है वो कौन है, ये है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ब्लड क्या हो रही है, इंटर कर रही है। ठीक है, ओके नाउ हम इसी चीज को यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखा गया है, तो चलो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। द राइट ऑरिकल्स, ठीक है, राइट ऑरिकल्स क्या करा, पंप all the deoxygenated blood received in it from the blood from the body into the right ventricle। ठीक है, विच इज टर्न, उसके बाद वो टर्न कर रहा है पंप इट इनटू द लंग्स, उसके बाद वो उसको क्या कर रहा है, लंग्स में पंप कर रहा है थ्रू द, किसके द्वारा, थ्रू द मेन पल्मरी आर्टरीज। ठीक है, मेन पल्मरी जो आर्टरीज है उसके द्वारा उसको लंग्स में एंटर कराया जा रहा है। ठीक है, फिगर को आप देखते रहो। द पल्मरी आर्टरी सून आफ्टर इट्स इमर्ज्ड डिवाइडिंग, और वो कंटिन्यूअसली वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है इनटू मतलब उसके बाद पल्मरी आर्टरी आप देख रहे हो कुछ देर बाद वो डिवाइड हो जा रही है, दो पार्ट्स में, दो ब्रांच में डिवाइड हो जा रही है। एक ब्रांच जा रही है लेफ्ट लंग्स की ओर और दूसरी ब्रांच जा रही है राइट लंग्स की ओर। ठीक है, इनसाइड द लंग्स दे डिवाइड, अब अंदर जब अंदर चल जा रही है हमारी पल्मरी आर्टरीज, तो उसके बाद भी वो डिवाइड हो रही है, रीडिवाइड हो रही है सेवरल टाइम्स, काफी बार वो रीडिवाइड हो रही है टू अल्टीमेटली फॉर्म अ कैपिलरी, और उसके बाद वो क्या करी, कैपिलरी फॉर्म कर दे रही है अराउंड द एयर सेक, मतलब जो एल्वेली है उसके चारों तरफ कैपिलरी फॉर्म्ड हो जा रहा है। ठीक है, वेन अराइज फ्रॉम दिस कैपिलरी, और वेन जो होती है यहाँ से अराइज होती है इस कैपिलरी से। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होती है, ज्वाइंट होती है एंड देन रिज्वाइन होती है और फॉर्म करती है मेन पल्मरी वेन। क्या फॉर्म करती है, टू मेन पल्मरी वेन को फॉर्म करती है। ठीक है, फ्रॉम द ईच लंग्स, हर एक लंग्स के द्वारा दो मेन पल्मरी वेन्स फॉर्म्ड होते हैं, विच पोर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो क्या करते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है वहां पर उसको क्या करता है, पोर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इन द फिगर 14.6 रिप्रेजेंट द ब्रांचिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, ब्रांचेज जो है रेस्पिरेटरी पैसेज का उसको रिप्रेजेंट किया गया है, एंड द ब्लड सर्कुलेशन इन द लंग्स, ब्लड का जो सर्कुलेशन है लंग्स में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। द ब्राइटर रेड पार्ट, जो ब्राइटर रेड पार्ट आप देख पा रहे हो, सी यहाँ पर आप देख पाओगे क्लियरली, जो ब्राइटर जो रेड पार्ट है दैट इज नथिंग बट प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से अगर आप इस वाले पार्ट को देख पाओ लेफ्ट लंग्स को, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो पल्मरी जो वेन्स है वो आपको दिख रहा है कि दो पल्मरी वेन्स जो है वो इंटर कर रही है आपके क्या नाम है, लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी ब्राइट आपको दिखाई दे रही है रेड, जो रेड ब्लड है वो हमारी क्या है, प्योर ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताया गया था, ब्राइटर रेड पार्ट रिप्रेजेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डल ब्राउनिश पार्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। द इंटरकनेक्टिंग कैपिलरीज बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन हैव नॉट बीन सो इन द अपर फिगर, अपर फिगर में आपको इंटरकनेक्टिंग जो है कैपिलरीज एंड आर्टरीज के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग है मतलब आर्टरीज और वेन के बीच में जो कैपिलरीज है उसको उतने अच्छे तरीके से शो नहीं किया गया है पिक्चर, फर्स्ट वाले पिक्चर में। ठीक है, ओके द लोअर फिगर शो द स्मॉल पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स का काफी छोटा हिस्सा दिखा रहा है जिसको काफी हाईली मैग्नीफाइड करके डिपिक्टिंग एयर सेक दिखाया गया है। द कैपिलरी सराउंडिंग देम, और आप देख पा रहे हो कि एल्वेली के चारों तरफ आपको कैपिलरी दिखाई दे रहा है, एंड द कनेक्टेड पल्मरी आर्टरीज एंड पल्मरी वेन, जो कनेक्ट है जो कनेक्टेड है किससे, पल्मरी आर्टरीज और पल्मरी वेन्स है। ठीक है, कौन, कैपिलरीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी साइकिल, respiration versus breathing. Respiration is a broad term which include intake of air, oxygen and it utilized in the body cell to produce energy. Respiration जो एक प्रकार ब्रोडेड टर्म है जो इंक्लूड होता है इनटेक ऑफ एयर या फिर बोल सकते ऑक्सीजन। ठीक है, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी, जिसकी यूटिलाइजेशन होती है बॉडी सेल के द्वारा टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। बट ब्रीदिंग इज सिंपली अ मैकेनिकल प्रोसेस, लेकिन जो ब्रीदिंग है वो एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस है ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर, इन अदर वर्ड इट इज अ मस्कुलर प्रोसेस, और हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का मस्कुलर प्रोसेस है। सो द रेस्पिरेशन देयरफॉर इंक्लूड अ ब्रीदिंग बट नॉट वाइस वर्सा, हमें बोल सकते हैं रेस्पिरेशन जो है वो इंक्लूड है
ब्रीदिंग में, बट यह नहीं बोल सकते ब्रीदिंग इज इंक्लूडेड इन रेस्पिरेशन, दैट इज नॉट ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द रेस्पिरेटरी साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग इन, ठीक है, एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग आउट, and a very short respiratory pause. In normal adult the breathing rate है, अगर नॉर्मल पर्सन की अगर बात करें तो ब्रीदिंग रेट जो होती है 12 to 18 ब्रीद होता है पर मिनट। एज न्यू बॉर्न जो होते हैं उनकी जो ब्रीद रेट होती है 60 टाइम्स पर मिनट। स्लाइटली इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन ब्लड इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज कर जाता है तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लाइटली क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी। मतलब जब आप इनहेल करते हो एयर को तो उससे क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी इज नथिंग बट चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एंड दिस इंक्रीज इज ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ द रिब्स। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड एक्शन होता है रिब्स और डायफ्राग्राम के द्वारा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे हो रहा है, ठीक है। द रिब्स आर मूव्ड अपवर्ड। रिब्स जो है वो हमारी कहाँ मूव करी, जब आप इनहेल कर रहे हो एयर को ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो एयर को, तो उस समय आपकी जो रिब्स है वो मूव कर रही है कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। A stretch between them thus enlarge the chest cavity, जिसके वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो enlarge हो जा रही है ऑल अराउंड, चारों तरफ से। the internal intercostal muscles relax। इस केस में आपका जब आप इनहेल करते हो तो इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है। नाउ द डायफ्राग्राम अ सीट ऑफ मस्कुलर टिश्यू। डायफ्राग्राम क्या है, एक प्रकार का लेयर है मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। विच नॉर्मली रिमेन्स आर्च्ड अपवर्ड लाइक अ डोम। मतलब ये नॉर्मली जब आप नॉर्मल स्टेज में होते हो, मतलब जहाँ पे आप इनहेल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में ये क्या होती है, जो डायफ्राग्राम है उसकी जो शेप होती है जस्ट लाइक अ आर्च्ड अपवर्ड लाइक अ डोम, इस शेप में होती है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसा कि आपको फिगर में दिखा रखा है, ओके ये हमारा क्या है, डायफ्राग्राम है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारी क्या है, डायफ्राग्राम है, ठीक है। नाउ टुवर्ड्स द बेस ऑफ द लंग्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन फ्रॉम द डोम शेप आउटलाइंस टू एन ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। और जैसे आप इनहेल करते हो नॉर्मली वो कैसा था, कर्व शेप में था, और जैसे आप इनहेल कर रहे हो तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है, फ्लैटेंड हो जा रहा है फ्रॉम द डोम शेप आउटलाइन टू एन ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, बिल्कुल हॉरिजेंटल प्लेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। थस द कंट्रीब्यूट्स टू द इनलार्ज्ड ऑफ द चेस्ट कैविटी, जिसके वजह से आपका जो चेस्ट कैविटी है वो इनलार्ज हो जा रहा है लेंथ वाइज, लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, लंबाई के मतलब लंबाई के द्वारा हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू लेंथ, तो इसमें लेंथ क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर जा रहा है। एज द डायफ्राग्राम फ्लैटन, डायफ्राग्राम जब फ्लैटन हो जा रहा है, इट प्रेस द, जब आपका डायफ्राग्राम पूरी तरह से फ्लैट हो जा रहा है, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इट प्रेस द ऑर्गन इनसाइड द एब्डोमेन, क्योंकि आपकी जो डायफ्राग्राम है वो क्या कर रही है, हमारे लंग्स और हमारी जो एब्डोमेन है उनको क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है। तो हो क्या रहा है कि जब ये फ्लैट हो रही है तो इट प्रेस, ये प्रेस कर रहा है द ऑर्गन इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको हल्के से प्रेस कर रहा है। एंड विद द एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, और विद जिसके वजह से क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल जो मसल्स है वो क्या हो जा रहे हैं, रिलैक्स हो जा रहे हैं। एंड द एब्डोमिनल वाल मूव आउटवर्ड, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल जो वाल्स है वो मूव कर जा रही है बाहर की तरफ, लीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जा रहा है एंड डिक्रीज द प्रेशर। ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इनसाइड द लंग्स, तो ओवरऑल क्या होगी, प्रेशर जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ पर डायफ्राग्राम क्या किया, जब उसने फ्लैट हुआ तो उसने क्या कर दिया, चेस्ट कैविटी का लेंथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसको बड़ा कर दिया, मतलब लेंथ इंक्रीज कर गई पहले के कंपैरिजन में। जब आपके जो एब्डोमिनल मसल्स जो थे वो रिलैक्स हुए, जिसके वजह से क्या हुआ, एब्डोमिनल जो वाल्स थे वो मूव कर गए आउटवर्ड, जिसके वजह से क्या हुई कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से प्रेशर जो
जो है इनसाइड द लंग्स वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिक्रीजिंग प्रेशर। अब क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज कर चुका है इनसाइड द लंग्स, ड्रॉ द एयर इनवर्ड, जिसके वजह से एयर क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा एटमॉस्फेयर से। द आउटसाइड एयर बीइंग एट अ ग्रेटर प्रेशर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका जो प्रेशर काफ़ी हाई है और अंदर जो लंग्स का प्रेशर है वो काफ़ी लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर क्या होगा, एंटर करेगा, ठीक है। When the thoracic chest cavity increase in size, जब आपकी thoracic जो आपकी chest cavity है वो increase करा size में, its internal pressure is decrease, उसकी जो internal pressure है वो क्या हो रहा है, decrease कर जा रहा है, क्योंकि volume यहाँ पे क्या हो जा रही है, increase कर जा रही है। The lungs जो है expand कर जा रहा है, and as a result the pressure inside the lungs is lower below the atmospheric pressure, तो इसकी वजह से क्या हो रही है कि lungs expand कर जा रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि प्रेशर जो है lungs के अंदर वो काफ़ी कम हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन, ठीक है, और एक्सहेलेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एयर को बाहर करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, इज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम। रिवर्स मूवमेंट जो पहले हो रहा था उसका जस्ट रिवर्स मूवमेंट होगा अब, ठीक है। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, अब क्या होगा, उस समय क्या था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो उस केस में आपका एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स करेंगी एंड द रिब्स मूव इन ऑटोमेटिकली। द डायफ्राम इज रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और मूव कर जाएगी अपवर्ड टू इट्स डोम लाइक आउटलाइन, जैसे नॉर्मली वो आउटलाइन जैसा था डोम शेप का, उस शेप में फिर वो नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। As a consequence of the above mentioned movement of the ribs and the diaphragm, the volume of the thorax cavity is decreased। क्या बोला जा रहा है कि रिब्स और डायफ्राम की वजह से क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से वॉल्यूम जो है थोरैक्स कैविटी का वो डिक्रीज कर जा रहा है। पहले क्या था, जब आप इनहेल कर रहे थे तो वॉल्यूम क्या थी थोरैक्स कैविटी का, वो इंक्रीज कर गया था, अब वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा एंड लंग्स आर कंप्रेस्ड, लंग्स क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। फोर्सी द एयर आउट, और फोर्सली आपका क्या होगा, एयर बाहर आएगा इनटू द एटमॉस्फेयर में, ठीक है। When we breathe out forcibly or naturally as it happened during the intense physical exercise, काफ़ी जोरदार जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो उस केस में आपका जो ब्रीद आउट होता है फोर्सिबली और नेचुरली होते हैं। द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में क्या होता है, इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉजिंग द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब केज, इट एक्सपेल आउट मोर एयर फॉर लार्ज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अगर आप काफ़ी ज़्यादा एयर को बाहर कर लेते हो अपने इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स है उसको और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराकर आप ज़्यादा बाहर करते हो एयर को, तो उतने ही ज़्यादा आप इंटेक कर पाते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कर पाते हो, इंटेक कर पाते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो टिश्यू रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच, इसके जरिए हम करते हैं, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके जरिए आप क्या करते हो, जो सेल है, सेल ऑफ द बॉडी यूज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यूज करता है टू ऑक्सीडाइज द फूड एंड रिलीज एनर्जी, ऑक्सीडाइज कर देता है फूड को, जिससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होती है, उसको सेंड आउट कर दिया जाता है एक्सपायरेशन के द्वारा, ठीक है। हैव यू एवर observe the outwards rise and inwards fall of people belly alternately with the inspiration and expiration, now you know द रीज़न फॉर इट, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो इस केस में आपकी जो बेली वाला पोर्शन है उनमें भी मूवमेंट शो होता है, वो कभी अंदर जाता है कभी बाहर, ये क्यों हो पा रहा है, ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाए होगे जितना कुछ हमने पहले डिस्कस करा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक है,
द ब्रीदिंग मूवमेंट आर लार्जली कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा इसको लार्जली कंट्रोल किया जाता है। ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? तो मेडुला ऑब्लेंगाटा ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लेंगाटा होता है वहाँ पर लोकेटेड होता है। दिस सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द ब्लड। ये स्टिमुलेट जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेंट होती है ब्लड उसके द्वारा ये स्टिमुलेट होती है रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, ओके। मोर द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन द ब्लड, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन है ब्लड में, फास्टर इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाती है। द ब्रीदिंग मूवमेंट आर नॉर्मली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। मतलब ब्रीदिंग जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दो प्रकार के मसल्स हमने पढ़े हैं, एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, दूसरी होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स में आपका कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री मसल में आपका कंट्रोल नहीं होता है। बट टू सम एक्सटेंट वन कैन कंसिक्वेंटली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट एंड एक्सटेंड द ब्रीदिंग। बट सम एक्सटेंट तक आप ऐसा कर सकते हो कि आप ब्रीदिंग जो रेट है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इफ़ यू फोर्सिंग, यदि आप फोर्सिबली होल्ड द ब्रीथ, मतलब सांस को रोक कर रखते हो, अ स्टेज वुड कम व्हेन यू कैन नॉट होल्ड इट एनी लॉन्गर। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब आपने होल्ड करके रखा है, अपने सांस को रोक कर रखा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर आप होल्ड नहीं कर पाओगे काफ़ी लंबे समय तक, आपको फिर सांस इनहेल करना पड़ेगा। ठीक है, एयर को इनहेल करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ब्रीदिंग मूवमेंट इन ह्यूमंस, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ठीक है, डायफ्राम, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। नेक्स्ट है आपका रिब केज एंड स्टर्नम। स्टर्नम जो बीच वाला पार्ट होता है, हमारी रिब केज कितनी होती है? टोटल 12 पेयर्स होते हैं, और बीच वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ठीक है, सेंटर वाली जो पार्ट होती है रिब्स की दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। उसके बाद थोरेसिक कैविटी दैट इज नथिंग बट चेस्ट कैविटी, एयर प्रेशर, एयर मूवमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप इनहेल कर रहे हो एयर को तो उस केस में आपका डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड फ्लैटेन डाउनवर्ड, और फ्लैटेन हो जा रहा है, और मूवमेंट जो हो रही है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, जिसके वजह से जो लेंथ है आपका लंग्स का वो इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं जब आप आउट कर रहे हो, एयर को बाहर निकाल रहे हो, तो उस केस में आपकी जो डायफ्राम है रिलैक्स हो जाती है, मतलब वो डोम शेप में कन्वर्ट हो जाती है एंड मूव अपवर्ड, और ऊपर की ओर मूव करती है एंड कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो हॉरिजॉन्टल शेप में आ गई थी, अब वो डोम शेप में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में क्या होता है, जब आप इनहेल करते हो तो एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले अगर जब आप ब्रीद आउट करते हो तो उस केस में मसल्स रिलैक्स होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। अब हम आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो जब आप ब्रीद इन कर रहे होते तो वो रिलैक्स्ड होती है, लेकिन वही आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर फोर्स एक्सपायरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिब केज एंड स्टर्नम की बात करें तो जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हो तो ये क्या होती है? रिब जो होती है मूव करती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर और ऊपर की ओर। ठीक है, और जब आप ब्रीद आउट करते हो तो आपकी जो रिब केज है वो मूव करती है डाउनवर्ड। ठीक है, एंड इनवर्ड। ठीक है, अंदर की ओर एंड डाउनवर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है, हमने देखा था कि जब आप मतलब ब्रीद इन कर रहे हो तो वो इंक्रीज करती है, और जब आप क्या कर रहे होते हो हाँ इंक्रीज करती है, और जब आप ब्रीद आउट करते हो तो क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिक्रीज इनसाइड द थोरेक्स एंड लंग्स। एयर प्रेशर क्या होती है? वो क्या होती है जब आप ब्रीद इन करते हो तो डिक्रीज करती है इनसाइड द थोरेक्स। ठीक है, एयर प्रेशर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है लंग्स का। ठीक है, और अगर हम ब्रीद आउट की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाती है इनसाइड द लंग्स। ठीक है, ओके,
एयर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एयर प्रेशर ड्राइव्ड एयर इनटू द लंग्स। इस केस में क्या होता है, एयर जो होती है वो बाहर से अंदर की ओर आती है जब आप ब्रीद इन करते हो, और ब्रीद आउट के केस में क्या होता है कि आपका लंग से एयर बाहर आता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये डिफरेंस आप बता सकते हो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का। ठीक है, आज यहीं तक, बाय।